गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट करने से पहले जिसके लिए हम आए हैं, मेरे पास है आपका, आज ही हुआ है जिसका पेपर, किसका? 12th इकोनॉमिक्स बोर्ड्स का पेपर। और ये ऐसा पेपर है जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, पूरा का पूरा वैसा है। जिनके पास मेरे नंबर है वो मेरे स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, कल मैं पोस्ट भी डालूंगा इंस्टाग्राम पे कि जो मैंने अभी रिवीजन सीरीज करी थी, चैंपियन रिवीजन सीरीज, उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे एज इट इज वैसे उठ के आए। मतलब 80 मार्क्स का पेपर होता है, 70% पेपर जो मैंने कराया था उसी में से था। जस्ट लाइक अभी एक स्कूल में एक पेपर हुआ था एक सब्जेक्ट का, जिसका एज इट इज पेपर अंजुल सर के पेपर से आया। ठीक है, तो सिमिलरली ये आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, जो भी स्कूल में आपके जिससे भी हैं आप उधर पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर आप पेपर अंक देखें तो अगर पेपर जो सीबीएसई बनाने लग गया है, तो एक टाइम होता था जब इकोनॉमिक्स हुआ या बिजनेस स्टडीज हुआ, ये पूरे क्या आते थे? डायरेक्ट पेपर आते थे। अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स तो हैं, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा असर्शन रीजनिंग भी है और स्टेटमेंट बेस्ड भी है। इन शॉर्ट इससे समझ जाना चाहिए बात कि पूरा का पूरा पेपर कैसे आने लग गया है? कंसेप्ट बेस्ड आने लग गया। ठीक है क्या? तो आप रटोगे उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ये तो ही पेपर की बात। अब एक ऑनेस्ट बात, 11th के अंदर इकोनॉमिक्स कैसी लगती थी? बोल सकते हो ऑनेस्टली, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से भी पढ़ते थे बहुत सारे यहाँ पर, ऐसा नहीं है। कैसी लगती थी? अरे बोल दो। ओके लगती थी, बोरिंग भी लग सकती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि 11th की इकोनॉमिक्स ऐसी ही थी। दो रीजन, एक तो स्टैटिस्टिक्स थी, ठीक है, तो वो थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड आई कैन वाउच 11th में हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं लगती हो, आप कहीं से भी पढ़, 12th के अंदर इकोनॉमिक्स विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। क्यों? स्टैट्स नहीं है, दूसरी बात, पर स्टैट्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल्स नहीं है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं, पर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट बेस्ड है। यहाँ पर वो इंडेक्स नंबर वाली गधा मजदूरी कि 0 0 2 0 0 0 0 चल रहा है, फिर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। लेकिन न्यूमेरिकल्स तो है, पर दोज आर मैनेजेबल अगर प्रोवाइडेड आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ठीक है, चलिए अगली बात, सेम जैसे हमारे 11th के अंदर हमारे दो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में, सिमिलरली 12th के अंदर भी हमारे दो सब्जेक्ट हैं। तो सिलेबस को एक बार डिस्कस करते हैं। दो के अंदर डिवाइडेड है, कौन सा? मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स या फिर इंडियन इकोनॉमी। 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, इसके अंदर 5 यूनिट्स और यहां पर 3 यूनिट्स, टोटल 8 यूनिट्स हैविंग 20 चैप्टर्स, हैविंग 20 चैप्टर्स। और आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले देंगे, तो उनसे बनाकर रखिएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जो पूरी की पूरी कंसेप्चुअल बेस्ड है। इंडियन इकोनॉमी हमारी पूरी की पूरी थ्योरी है, और वो इतनी एक्सट्रीम थ्योरी है कि आपको बीए ज्यादा अच्छा लगेगा, थ्योरी फिर भी आपको अच्छी लगेगी, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो आपको बिल्कुल ढंग से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे आज? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कोई बता पाएगा? हमने 11th के अंदर इसको डिस्कस किया है थोड़ा बहुत। तो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? एग्रीगेट, करेक्ट। 11th के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे सारी चीजें किस लेवल पर थी? इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे थी। अब आपको अपनी विजन बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना सोच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द होल इकोनॉमी, विद द होल इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सारे इकोनॉमिक इश्यूज, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन वर एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। यहां पर सारी इकोनॉमिक्स विल बी डील एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब, वहां पर हम एक इंडिविजुअल की इनकम निकालते थे, यहां पर हम पूरे देश की इनकम निकालेंगे, दैट इज नेशनल इनकम। अरे हाँ कि ना? वहां पर हम प्रोडक्शन, एक जने के प्रोडक्शन की बात करते थे, यहां पर हम पूरे इकोनॉमी की प्रोडक्शन की बात करेंगे, मतलब
जीडीपी। आपने खूब बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, या न्यूज़ तो आप देखते नहीं होंगे, आपके सोशल मीडिया पे अगर आपका एल्गोरिथम वैसा है तो आपके सोशल मीडिया पे भी आता होगा कि भाई देश की जीडीपी गिर रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है। तो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीडीपी का इंप्लीकेशन क्या है, ठीक है क्या? वहां पर हमने पढ़ा था डिमांड सप्लाई, एक इंडिविजुअल जने की डिमांड, एक इंडिविजुअल जने की सप्लाई। यहां पर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर, समझा सबको? पक्का? चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, हमारे से दो रजिस्टर बनेंगे, एक मैक्रो का बनेगा, एक इंडियन इकोनॉमी का बनेगा, और आपको क्लास में साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है क्या? चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी यूनिट जिसका नाम है नेशनल इनकम, यूनिट का नाम क्या है? नेशनल इनकम। कितने मार्क्स की यूनिट है सर ये? 10 मार्क्स की। कितने मार्क्स की यूनिट है? मतलब 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स कहां से आएंगे? नेशनल इनकम से। और ऐसी यूनिट है जो पूरी प्रैक्टिकल है और जिससे गारंटीड है क्या आएगा? प्रैक्टिकल आएगा। जिससे गारंटीड है क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा। सर नेशनल इनकम के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स। अगली बात, ये जो नेशनल इनकम है यही हम हमारे नेक्स्ट 1 और 1.5 मंथ्स तक हम नेशनल इनकम ही करने, इतना बड़ा चैप्टर है। अरे समझा? ठीक है, चलिए। नॉर्मली अगर मैं नेशनल इनकम बोलूं तो आपको क्या समझ आता है? हिंदी इंग्लिश जो भी। इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और देश की इनकम, और कोई नहीं, और संयम। चलो बढ़िया। नॉर्मली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो नेशनल इनकम से सर ये समझ आ रहा है क्या? देश की इनकम। अरे हाँ की ना, कि सर पूरे देश की जो भी इनकम है उसको हम क्या कहते होंगे? नेशनल इनकम। अच्छा, आदित्य ने भी बोला था सर गवर्नमेंट की इनकम, तो भाई ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट की इनकम भी इसमें आएगी, लेकिन केवल देश इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हम भी आते हैं, गवर्नमेंट सॉरी देश के अंदर हम भी आते हैं, लोग बाग भी आते हैं, फर्म्स भी आती हैं, और भी चीजें आती हैं। तो सबकी इनकम किसके अंदर आएगी? देश की इनकम बोले तो नेशनल इनकम। अब हम सबने पढ़ा था कि सर इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ, इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि सर जहां भी प्रोडक्शन होता है वहां पर इनकम जनरेट होती है। इफ यू रिमेंबर देयर वर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा लैंड के बदले क्या फैक्टर इनकम मिलती थी? रेंट। लेबर के बदले बेटा वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले, अच्छा इनको क्यों इनकम मिल रही थी? क्योंकि ये चारों फैक्टर्स अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, उसके बदले उनको, उसके बदले उनको इनकम मिलती थी। अरे हाँ की ना, getting it? In short, if you want to generate income, you need to participate in. How will you participate in production? By any factors of production. एस इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं, समझा? जमीन मेरे पापा ने दी, तो पापा ने लैंड प्रोवाइड किया, पापा को क्या मिल जाएगा? रेंट। ठीक है बड़ा, मैं लेबर सर्विस, इसके बदले मुझे क्या मिल जाएगा? वेजेस एंड सैलरी। मान लो मेरी मम्मी ने कैपिटल प्रोवाइड किया, के बदले मम्मी को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अंजुल सर मान लो एंटरप्रेन्योर, उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अरे हाँ की ना, तो हुआ ना, देखो चारों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, उसके बदले चारों को क्या मिली? इनकम मिली। इसी को हम क्या कहते हैं कि इनकम इज जनरेटेड वेरेवर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अरे हाँ की ना। अब सर इन शॉर्ट ये समझ आ गया, इनकम वहां होगी जहां प्रोडक्शन होगा। अब रही बात
सर प्रोडक्शन तो पूरी दुनिया में हर जगह हो रहा है, यूएसए में, पाकिस्तान में भी हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ और चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, पर प्रोडक्शन तो हो रहा है। होनोलुलु में भी प्रोडक्शन हो रहा है, इलॉन मस्क की चले तो मार्स में भी प्रोडक्शन हो जाएगा। पर हमें क्या हर प्रोडक्शन से मतलब है क्या? हमें हर प्रोडक्शन से मतलब है क्या? चैप्टर का नाम क्या है? इंटरनेशनल इनकम है क्या? चैप्टर का क्या नाम है? तो हमें किससे मतलब है? इंडिया से। हमें किससे मतलब है? इंडिया से। तो हमें कौन से प्रोडक्शन से मतलब है? जो कहां हो रहा है? इंडिया में। जो कहां हो रहा है? इंडिया में। ठीक है क्या? अरे हाँ कि ना। अच्छा, इंडिया से क्या समझते हैं हम? भारत। भारत माता की, मतलब भारत माता की। चलिए, तो इंडिया से हमने क्या बोला? एक जने ने बोला भारत। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और क्या समझते हैं इंडिया से? अखंड भारत। ठीक है, और अरे बताओ ना। माना हम बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा इंडिया से क्या समझते हैं? इतना तो आना चाहिए। कंट्री हमारी, ठीक है, और डाइवर्स नेशन, ओके ठीक है, हाँ फिर सोवरेन नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन। वेरी गुड बेटा, इट इज नॉट सोशल स्टडीज। चलिए, और भाई लॉजिकली इंडिया इज व्हाट? इट इज अ कंट्री, देश है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं एक 9th 10th के बच्चे को, या अब तो हम 12th में आ गए, होपफुली सारे आ जाएंगे, तो जब भी मैं एक इंडिया का नाम बोलूं, एक लेमन इंसान को क्या लगेगा? क्या आपके दिमाग में वो पॉलिटिकल मैप आएगा क्या, दिस इज इंडिया? भाई कोई भी आपको ग्लोब दिखाए या कोई भी पूछे आप बाहर से हो, तो आप क्या बताओगे कि भाई ये वाली चीज इंडिया का पार्ट है? उनको भी समझ आ गया? अरे समझा क्या? अरे गेटिंग इट? तो इन शॉर्ट जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, तो अच्छा एक चीज, क्लास का रूल एक है, मेरी पढ़ाई पे मजाक उड़ा लेना, कुछ भी मजाक उड़ाना, मेरी ड्राइंग पे कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? चलिए, अब जब भी एक लेमन इंसान को बोले इंडिया क्या है, हंसेगा नहीं कोई, पहले बता रहा हूं, पहले हंस रहे हो? ठीक है, देखो मैं मेरा बेस्ट कोशिश कर रहा हूं। मुझे ऐसे, अब पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, नो डिसरिस्पेक्ट, मेरी कैपेबिलिटी यही है, मुझे ड्राइंग आती है, ड्राइंग में मैं सीनरी बना सकता हूँ, पेड़ वेड़ अच्छे आते हैं, इसके ऊपर मुझे कुछ बनाना नहीं आता। लेकिन अब जोक सपाट, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इंडिया का मैप कहने से, ये जो, देखो इस पे सीधी लाइन भी नहीं बना पा रहा मैं, इतनी ड्राइंग खराब है मेरी। ये जो बाउंड्रीज जो मैंने बनाई, कहने से ये लॉजिकली हम समझते हैं दिस इज इंडिया। अरे हाँ कि ना, यही समझते हैं ना हम इंडिया। पर इकोनॉमिक्स के अंदर इसको इंडिया नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, लेकिन केवल इसको इंडिया नहीं बोलेंगे। लॉजिकली कहने से इंडिया का एरिया इज इंडिया। अच्छा, तो एरिया को अच्छे लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स के अंदर हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। अरे हाँ कि ना, करेक्ट। क्या बोला? इकोनॉमिक्स के अंदर एरिया को या पूरी कंट्री को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। अच्छा समझा? गाइस व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टेरिटरी? एरिया। अरे एरिया, सिंघम देखिए सिंघम, अरे सिंघम देखिए, सिंघम में वो बोलता नहीं है जयकांत शिगरे, ये मेरा इलाका है सिंघम, वेलकम टू गोवा। अरे हाँ कि ना, सिद्धांत बोलता है नया बाजार मेरा इलाका है। अरे हाँ कि ना, जानवर लोग भी अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, कैसे मार्क करते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। अरे हाँ कि ना, डोंट इमेजिन, ठीक है।
चलिए तो ए टेरिटरी मतलब क्या होता है लॉजिकली? एरिया। एंड डोमेस्टिक मतलब, कहना है इसे डोमेस्टिक का मतलब इंडिया। हाउ? चलिए एक बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं। हाउ वी आर, व्हाई वी आर सेइंग डोमेस्टिक का मतलब इंडिया। फ्लाइट लिए किसी ने, हवाई जहाज में बैठे, तो अगर आप, दो तरह की फ्लाइट्स होती है अगर आप एयरपोर्ट पर गए हो, वन इज डोमेस्टिक फ्लाइट, अनदर इज इंटरनेशनल फ्लाइट। अगर आपने डोमेस्टिक फ्लाइट ली तो आप किधर घूम रहे हो? इंडिया में। और अगर आपने इंटरनेशनल फ्लाइट ली तो आप कहां जा रहे हो? इंडिया से बाहर। तो कहना है इसे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब लॉजिकली इज इंडिया का एरिया। हम क्योंकि नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए नेशनल इज इंडिया। अरे हाँ कि ना? तो हमारे लिए इंडिया का एरिया इज व्हाट? लॉजिकली डोमेस्टिक टेरिटरी। अरे गेटिंग इट क्या? सबको समझा? इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि जब भी इंडिया की बात आए तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ये मैप आता है। अरे गेटिंग इट? क्योंकि ये हमारे इंडिया का क्या है? इंडिया का क्या है? हमारा एरिया। अच्छा, इंडिया के जो एरिया होता है ये, या फिर मैं बोलूँ तो ये जोग्राफिकल बाउंड्रीज है। क्या है? जोग्राफिकल बाउंड्रीज। इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज को अच्छे लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। समझा? अरे बोलो ना। सबको समझ आया? तो एक बात समझ आई सर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का बेटा एक और नाम क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर क्या आता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आते ही हैं, इसके अलावा और क्या क्या आता है? अच्छा एक बात समझिए, लेमन लैंग्वेज में तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया इंडिया के एरिया, अच्छे लैंग्वेज में बोले तो पॉलिटिकल फ्रंटियर। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने जो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन दी है, उधर जो डेफिनेशन है उधर उसका मतलब यह है कोई सा भी एक ऐसा एरिया जो उस देश की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, और वहां पर उस एरिया में उस देश के गवर्नमेंट की चलती है, उस देश के लोगों की चलती है, उस देश उस एरिया के अंदर जो भी इनकम होगी वो देश के लोगों की। अरे हाँ कि ना? गेटिंग इट क्या? बेटा वो अखंड भारत बन गया इसलिए वैसी आवाज आ रही है। समझे तुम? थोड़ा डार्क जोक हो गया। चलिए, क्या बोला? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स तो आ ही रहे, मगर यूनाइटेड नेशन ने क्या दी डेफिनेशन पॉलिटिकल फ्रंटियर में? बोलूं डोमेस्टिक टेरिटरी की, सर कोई सा भी ऐसा एरिया जहां पर उस देश के गवर्नमेंट की चलती है, उस देश के लोगों की चलती है, वो लोग फ्रीली बिजनेस कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, और उस एरिया के अंदर जिसकी भी इनकम होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, वो किसकी होगी? उस देश के लोगों की होगी। तो डेफिनेशन पे किस पर फोकस किया गया? फ्रीडम पर। किस पर फोकस किया गया? फ्रीडम पर। एक बार इस डेफिनेशन को ढंग से पढ़ते हैं, आपको मैंने शीट दी है, वहां पर आपको दिखेगा, शीट पे आइए। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। बेटा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बोले तो बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। लिखो उधर, जल्दी जल्दी बेटा शीट पे लिखिए। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। कौन सी बाउंड्री? जोग्राफिकल बाउंड्रीज। अरे समझा क्या? फिर आई डेफिनेशन। सर डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी एरिया administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. क्या बोला? सर डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी administered by the government within which its people, persons, goods and capital circulate freely. अरे समझा क्या? मतलब कोई सा भी ऐसा एरिया जहां पर उस देश के लोगों की ही चल रही है, इसका मतलब यह है उधर हमारी चल रही है, तो उधर जो भी इनकम पार्ट हमारे पार्ट। समझा? बोलो ना। चले 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 चले। अब क्योंकि डेफिनेशन पर किस पर फोकस किया है, देखो किस पर फोकस किया है? फ्रीली। बोले तो डेफिनेशन पर किस पर फोकस किया है? फ्रीडम पर। किस पर? फ्रीडम पर। जहां पर भी देश की चलेगी वो भी देश का पार्ट। तो अब बात सुनना ध्यान से,
सर ये बाउंड्री तो आ रही है इंडिया की, दैट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर। सर इसके अलावा ऐसा क्या है जो इस पॉलिटिकल फ्रंटियर में तो नहीं आ रहा पर फिर भी किसका पार्ट मानेंगे? इंडिया का, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या पढ़ने वाले हैं सर? ये तो समझ आ गया, ये जो आपने इतना जोरदार मैप बनाया वो तो इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा ऐसा क्या है जो उस मैप के अंदर तो नहीं है पर वो फिर भी हम उसको किसका पार्ट मानेंगे? इंडिया का। समझा? तो सबसे पहला आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय, अब समझो क्या लिखा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स, रेसिडेंट मतलब देश के लोग, नागरिक। समझा क्या? अब समझिए, अब समझिए, प्रभव एयर इंडिया की फ्लाइट में गया। एयर इंडिया पता ना, इंडिया की फ्लाइट है, इंडिया की कंपनी है, रेसिडेंट। अच्छा एक बात अभी से समझ जाओ, रेसिडेंट का मतलब केवल इंसान नहीं होता, रेसिडेंट का मतलब उस देश के इंस्टीट्यूट्स भी हैं। मतलब आई एम अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड एएस इंस्टीट्यूट इज आल्सो द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो एयर इंडिया नहीं है क्या? पता है ना? करेक्ट। अब एयर इंडिया किसके अंडर आता है वैसे? टाटा के अंदर, 100%। तो टाटा भी लेकिन किसका है? इंडिया का। अब मान लीजिए प्रभव एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठा इंडिया से, अरे हाँ की ना, कहाँ गया तू घूमने? बोल बोल, तेरा तेरा का मन है? सिद्धांत तू नहीं जा रहा बेटा। ओके, प्रभव एयर इंडिया की फ्लाइट से कहाँ गया बेटा? थाईलैंड गया फॉर बिजनेस पर्पस। बस बस, चलिए चलिए, क्या उसका उससे लाइवलीहुड है? गाइस गाइस गाइस, प्लीज फिर से ग्राफिकल इमेजेस ना बनाए। अब मेरी बात सुनिए 2 मिनट। प्रभव एयर इंडिया की फ्लाइट से इंडिया से कहाँ गया? थाईलैंड गया। ठीक है। अब जब ये फ्लाइट में है, भाई फ्लाइट ने एयर इंडिया के मैप से बाहर चल गई, या न्यू दिल्ली से बैठा, यहाँ से फ्लाइट बाहर चल गई। ठीक है, क्या इंडिया के एरिया का पार्ट है क्या? नहीं, इंडिया के एरोस्पेस का भी पार्ट नहीं रहा। अब मान लीजिए थाईलैंड पहुंचने से पहले इसको भूख लगी, इसने मैगी ऑर्डर करी, मान लो इसने क्या ऑर्डर करी? मैगी। फ्लाइट में हमें भूख लगती है, हम खा सकते हैं, करेक्ट। इसने मैगी ऑर्डर करी, मैगी ऑर्डर करी, पर क्या मैगी जो ऑर्डर करी वो इंडिया के ऊपर करी क्या? नहीं, थाईलैंड पहुंचने वाला था तब करी, इंडिया के तो बाहर पहुंच गया। अब इसको मैगी खाने से थाईलैंड वाले लोग रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। इसने जो मैगी खाई उसके पैसे दिए, ठीक है, इसने मैगी खाई, मैगी वालों को, एयर इंडिया वालों को पैसे दिए, वो किसकी इनकम में आएगा? एयर इंडिया की। क्या थाईलैंड की इनकम में आने वाला है क्या कि नहीं नहीं आप तो हमारे हवाई में, इसने मैगी खाई हमें पैसे दो? नहीं ना, वो किसके पार्ट में आया? इंडिया, एयर इंडिया के। बोले तो इंडिया के, भले ही वो इंटरनेशनल एरिया में था, आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंडिया, लेकिन उस एयरक्राफ्ट में प्रभव को कोई मैगी खाने से रोक सकता था क्या? नहीं। प्रभव ने जो मैगी खाई उसके जो पैसे दिए, दिस इज ऑल्सो प्रोडक्शन एक्टिविटी। अरे हाँ की ना, उनने एयर इंडिया वालों की लेबर सर्विसेज ली, उसके बदले पैसा दिया, एयर इंडिया की इनकम हुई। वो इनकम थाईलैंड की इनकम में आएगी या इंडिया की इनकम में आएगी? इंडिया की। तो समझा क्या? ships and aircraft operated by between two or more countries will be part of India's domestic territory। समझा? सिमिलरली शिप पे भी गए, शिप से गए मान लो, ठीक है, तो उस पे भी जो इनकम होगी वो किसकी पार्ट होगी? अगर वो इंडिया के रेसिडेंट की है तो इंडिया की। समझा? भाई जमीन पे भले ही थाईलैंड वाले रोक सकते हैं, हवा में जो शिप है या सॉरी शिप क्या, एरोप्लेन है, उस पे राइट हमारी, उस पे फ्रीडम हमारी। अब समझो सिमिलरली, सिमिलरली ट्रेविस स्कॉट को जानते हैं? जानते होंगे, फीन, फीन, ठीक है क्या? तो ट्रेविस स्कॉट मान लो यूएसए से इंडिया आ रहा है, यूएसए की ही फ्लाइट है, कहाँ आ रहा है? कॉन्सर्ट करने मान लो इंडिया में आ रहा है, हनी सिंह का कॉन्सर्ट है मान लो, स्पेशल गेस्ट उसमें वही है, ठीक है, उसका क्रेडिट हनी सिंह उसको दे देगा, ठीक है। चलिए, तो मेरी बात सुनिए, अब मान लीजिए ट्रेविस स्कॉट आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, इंडिया आ रहा है,
फ्लाइट जो है वो यूएसए की है, ओनरशिप भी यूएसए के रेसिडेंट की है। अब ट्रेविस स्कॉट ने मैगी खाई, इंडिया के ऊपर खाई, इंडिया के अंदर पहुंच चुके, लैंड नहीं हुए, इंडिया के अंदर पहुंच चुके। यूएसए वाली फ्लाइट कहां पहुंच चुकी है? इंडिया के अंदर। ट्रेविस स्कॉट को इंडिया वाले लोग मैगी खाने से मना कर सकते हैं क्या? नहीं। उसने मैगी खाई, ट्रेविस स्कॉट ने पैसे दिए, पैसे किसके होंगे? यूएसए वालों के। पैसे किसके होंगे? यूएसए वालों। समझा? अरे गेटिंग इट? सिमिलरली इफ द शिप एंड एयरक्राफ्ट इज ऑपरेटेड बाय Indian resident between two or more countries, though it is not part of India's political frontier, but still it will be counted as India's domestic. समझा? अरे समझा? चलो आओ पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। Ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries. For example, planes operated by Air India between Russia and Japan are part of domestic territory of India. चलिए, इन शॉर्ट अगर इंडिया के रेसिडेंट्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो वो जो एरोप्लेन या शिप का जो एरिया है वो किसका पार्ट माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों? तो डेफिनेशन में क्या बोला था बेटा? डेफिनेशन में क्या बोला था? विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। प्रभव फ्लाइट में घूम भी सकता है फ्रीली, प्रभव गुड्स भी कंज्यूम कर सकता है, इसलिए वो किसका पार्ट? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। समझा? चलिए, सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज, बेटा सिंगापुर एयरवेज इज नॉट ओन्ड, नाइदर इट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे, भले इंडिया के अंदर भी घूमे तो, भले ही इंडिया के अंदर भी। बिटवीन इंडिया एंड जापान आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। सबको समझ आया? पक्का? चले आगे। सर व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर्स? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। सर डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन, ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which its persons goods and capital circulate। बेटा डेफिनेशन पे किस पे फोकस दिया गया है? फ्रीडम पर। सर डोमेस्टिक टेरिटरी में डोमेस्टिक टेरिटरी तो आ रही है, इसके अलावा ships and aircraft operated and owned by residents of the country। गेटिंग इट? सबको समझ आया? चलो सेकंड चीज, सर और क्या क्या आता है? fishing vessels, oil rigs, floating platforms in international water, again operated by residents, will be part of India's domestic territory। कैसे? फिशिंग वेसल समझ आया? बिल्कुल बेसिक सा। ऑयल रिग्स, व्हाट इज ऑयल रिग्स? जहां से ऑयल निकालते हैं, जैसे अब आपको पता होगा इंटरनेशनल वाटर के अंदर मुंबई के पास, मुंबई का पार्ट नहीं हो, मुंबई के पास मुकेश भाई के पास राइट है, वो वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो किसका पार्ट माना जाए? इंडिया का। अगर आपने ऑयल रिग्स पता नहीं हो तो, अगर आपने मूवीज देखी हॉलीवुड, मैगलेडन देखी किसी ने? मैग वन मैग, तो वो उसी तरह के एरिया में उधर ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट है, तो उधर भी जो भी इनकम होगी वो किसका पार्ट? इंडिया की नेशनल। मतलब मुकेश भाई ने समुंदर से तेल निकाला, जो समुंदर इंडिया का लॉजिकली पार्ट नहीं है, लेकिन उस एरिया में किसके पास राइट है? मुकेश भाई। तो उधर प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना, तो प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ, इनकम जनरेट होगी, उधर जो भी इनकम जनरेट हुई किसका पार्ट? इंडिया की नेशनल इनकम का। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि उधर उस ऑयल रिग वाले एरिया में मुकेश भाई को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अरे समझा? सबको समझा? चलिए आइए वापस से पढ़ते हैं। फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platforms, residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी जाके ऐसी तेल निकाल रहा है, अरे समझा क्या? ऐसा नहीं होगा, समझा?
जैसे मान लो संयम क्या बोले, मैं वहां से तेल निकाल के लाऊंगा, उसके पास राइट्स भी होनी चाहिए। जैसे मुकेश भाई के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है। गेटिंग इट? ऐसे नहीं कि गए समुद्र में तेल निकाला ये इंडिया का पार्ट, ऐसा नहीं। समुद्र में जाओ लेकिन राइट्स लेके जाओ, तो ही वो आपका किसका पार्ट, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। अब मान लो साउथ के अंदर, इंडियन ओशन साउथ में आता है क्या? पक्का है ना? चलो, इंडियन ओशन साउथ में आता है। मान लो वहां पे इयॉन मस्क ने राइट्स ले ली, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म डाला या ऑयल गैस रिग्स कुछ भी लिखा ले, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि इंडिया के इंडियन रेसिडेंट के एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। ये समझ आई क्या बात? चलो, तीसरी चीज, हमारी एम्बेसीज, हमारे कॉन्सुलेट्स एंड हमारे military camps which are what located abroad, which are what located abroad। क्या बोला सर? हमारी एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट्स, हमारे military camps which are what located abroad will be part of India's domestic territory। पहली बात तो बहुत सारी चीजें नई नई सुनी है। तो पहले तो एम्बेसीज क्या होती है, शायद मेरे सब तो आपको पता होगा, क्योंकि आप वो क्या होता है आजकल आपका एमयूएन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे आपने सारी बातें हो सकता है सुनी हो। व्हाट आर एम्बेसीज? किसी को नहीं पता? करेक्ट, वेरी गुड, वेरी। एम्बेसीज, अच्छा पीके पिक्चर देखिए, पीके पिक्चर किस किसने देखी है? पीके नहीं बेटा, स्टेट नहीं पूछ रहा मैं आपकी, मैं पिक्चर पूछ रहा हूँ कौन सी देखा क्या? तो पीके अगर पिक्चर देखिए तो इफ यू रिमेंबर उसमें वो होता है सुशांत सिंह राजपूत, सरफराज, वो पाकिस्तान एम्बेसी से फोन जाता है इफ यू रिमेंबर, करेक्ट क्या? नाउ व्हाट आर एम्बेसीज? एक बात समझे, इस देश के लोग दूसरे देशों के अंदर रहते हैं, भाई हमें कुछ भी होगा तो हमारे पास तो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हम बाहर रह रहे हैं, उधर हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? अरे हाँ की ना? तो एम्बेसीज आर व्हाट, ऐसी गवर्नमेंट ऑपरेट अथॉरिटीज जो दूसरे देश के अंदर होती हैं, और वो उस कंट्री, हमारी कंट्री का उस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है। मतलब समझे, यूएसए, यूएसए होस्ट कंट्री, मतलब हमारी एम्बेसी किधर है? यूएसए में। हमारी एम्बेसी किधर है? यूएसए में। ऑब्वियस बात है, इंडिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर तो नहीं होगी, कॉमन सेंस। हमारी एम्बेसी वैसे हर कंट्री में होती है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यूएसए का। अब यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी क्या करेगी? मतलब इंडिया की इमेज, इंडिया के रिलेशंस यूएसए के अंदर कौन संभालेगा? इंडिया की एम्बेसी कहां पर? यूएसए में। अरे समझा क्या? इंडिया की एम्बेसी यूएसए में। गेटिंग इट? सिमिलरली कैन यू अंडरस्टैंड कि बाहर वालों की एम्बेसीज भी इंडिया में होगी। न्यू दिल्ली गया कोई? गया? न्यू दिल्ली में अगर तुम एक एरिया आता है चाणक्यपुरी, अगली बार जाओ, फ्लाइट एयरपोर्ट जाओगे तो रास्ते में आता है, वहां पे सारी कंट्रीज की एम्बेसीज है। जब आप जाओ तो आप देखना, प्रभाव जब आप जाओ तो देखते हुए जाना। ठीक है, चलिए। सिमिलरली एक और वर्ड आया, कौन सा? कॉन्सुलेट्स। सिमिलर टू एम्बेसीज, सिमिलर टू एम्बेसीज। एम्बेसीज पूरे कंट्री की राइट को प्रोटेक्ट करती है, कॉन्सुलेट्स प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को। कॉन्सुलेट्स प्रोटेक्ट करते हैं किसको? सिटीजन्स को। मतलब इंडियन सिटीजन को यूएसए में कौन प्रोटेक्ट करेगा? कॉन्सुलेट्स। इंडिया कंट्री को कौन प्रोटेक्ट करेगा? एम्बेसीज। अब एक कॉमन सेंस की बात है, वो जो एम्बेसी वाला एरिया है यूएसए में, उधर किसकी चलेगी? हमारी चलेगी ना। उधर ऐसे आके डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकता कुछ भी। अरे गेटिंग इट? समझा? सिमिलरली कॉन्सुलेट्स भी में भी किसकी चलेगी? हमारी चलेगी। ठीक है, एक और चीज आई, कौन सी?
मिलिट्री कैंप्स। एक और चीज आई, कौन सी? मिलिट्री कैंप्स। एंड आई होप यू नो कि मिलिट्री वाले लोग किधर रहते हैं, मेजोरिटी कैंप्स के अंदर। उरी पिक्चर देखी तो उसमें भी वो कैंप्स में रहते, भले इंडिया में थे। अब मान लीजिए हमारे कोई कोवर्ट ऑपरेशन था, या फिर हमारी इंडियन आर्मी फॉर एनी प्रोग्राम, इंडियन आर्मी के बहुत सारे लोग कहीं दूसरी कंट्री में गए, तो वहां पे उन्होंने कैंप्स में रहा। मान लो मिलिट्री कैंप वाले लोग रहे, गए ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया। तब उस मिलिट्री कैंप के अंदर कोई बाहर का इंसान घुस सकता है? अरे घुस सकता है क्या भाई? मिलिट्री एरिया में आप ऐसे ही कोई सिविलियन घुस, आप इंडिया के होके आप इंडिया के मिलिट्री कैंप में घुस नहीं सकते। तो बाहर वाले देश वाले अरे इंडिया के मिलिट्री कैंप में, उस मिलिट्री कैंप में किसकी फ्रीडम होगी? इंडिया की। तो इसीलिए इसीलिए हमारी एम्बेसीज, हमारे कॉन्सुलेट्स एंड हमारी विच आर लोकेटेड आर पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। अरे गेटिंग इट? सर व्हाट इज पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। बोलिए, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। इसके अलावा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फिशिंग वेसल्स, oil gas rigs, natural gas platforms operated by in resident having exclusive right, part of India's। हमारी एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट्स, हमारे लोकेटेड इज पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। अरे गेटिंग इट क्या? सबको समझा? सर तो सर ऐसा क्या है जो हमारे इंडिया के अंदर है पर फिर भी हमारा नहीं है? क्या बोला मैंने? सर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है लेकिन फिर भी उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे? एक तो आपको सीधा याद आना चाहिए, क्या? करेक्ट, वेरी गुड। सर इंडिया का पार्ट क्या नहीं है, या फिर मैं बोलूं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, बोले तो? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री कैंप्स of other countries located in India। अरे समझा क्या? इन शॉर्ट सर बाहर वालों की एम्बेसी, बाहर वालों के मिलिट्री कैंप्स, बाहर वालों के कॉन्सुलेट्स लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक। एग्जाम्पल, मान लो पुष्कर के अंदर इजराइल वालों के मिलिट्री कैंप है, हम उसमें जा सकते हैं क्या? जाना भी मत बेटा। अरे समझा क्या? जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उधर हमारे पास फ्रीडम नहीं। तो भले वो इंडिया का पार्ट है लेकिन उसको फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने। बड़ा मान लो यहां पर ये इंडिया का पार्ट है, मान लो यहां पर रशिया की एम्बेसी है, क्या इस एरिया को इंडिया का पार्ट मानेंगे? ये मानेंगे क्या? भले इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है लेकिन क्या इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे? नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इस पर एम्बेसी के अंदर हमारी चलेगी नहीं। समझा क्या? भले ही लड़कों का इधर जाने का बहुत मन होगा लेकिन फिर भी ये लोग वहां जा नहीं सकते। चलिए चलिए, लास्ट एक और चीज है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UN एक्सेट्रा। इनके अगर ऑफिसेस या कुछ भी एरिया इंडिया की टेरिटरी में है तो उधर इंडिया की, उसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस WHO के अंदर इंडिया की चलेगी नहीं। इनको हम इंटरनेशनल स्पेस का पार्ट मानते हैं, इंटरनेशनल एरिया का पार्ट मानते हैं। तो क्या क्या समझ आया सर? व्हाट इज इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी? सर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स प्लस ships and aircrafts operated by residents between two or more countries, fishing vessels, oil rigs, floating platforms operated by residents of the country having exclusive rights in international water, part of India's domestic trade। इसके अलावा
हमारे एमएससी, हमारे कॉन्स्टिट्यूट, हमारे मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड अब्रॉड, पार्ट ऑफ इंडिया टेरिटरी। सर ऐसा क्या है जो हमारा है लेकिन हमारा नहीं? दैट इज बाहर वालों की एमएससी, बाहर वालों की कॉन्स्टिट्यूट, बाहर वालों के मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड इन इंडिया। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, समझा? नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। अब अगली बात, सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों कर रहे हैं? बड़ा 5 मिनट और, बहुत इंपॉर्टेंट बात। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ, प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोडक्शन अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है तो इट इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम। क्या बोला सर? जो प्रोडक्शन है वो अगर कहा हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी में तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। अगर बाहर हुआ तो नॉट अ पार्ट ऑफ, ए नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। जल्दी से इतना सा कॉपी करिए, फिर 5 क्वेश्चन, फिर छुट्टी। जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन बिल्कुल। अच्छा ये क्यों समझ रहे? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में 4-4 मार्क के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे बताइए क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट या फिर ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। तो क्या बोला सर? अगर वो प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हुआ तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। अरे समझा सबको? जल्दी से जल्दी जल्दी कॉपी करिए। देखा देखा, चले चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको आंसर आए रेज हैंड करना, आंसर चिल्लाना मत, आए तो बताना। Profit earned by RIL in Maharashtra. But what is RIL? Reliance Industries Limited in Maharashtra. क्या इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट? आंसर मत देना, समझ गया सवाल? सर रिलायंस ने महाराष्ट्र के अंदर प्रॉफिट कमाया, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? महाराष्ट्र किसका पार्ट है? डोमेस्टिक टेरिटरी का। अभी इंडिया इंडिया मत करो, डोमेस्टिक टेरिटरी का। एनी प्रोडक्शन इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी इज पार्ट ऑफ, तो इट विल बी इंक्लूडेड। यस, चलिए सेकंड क्वेश्चन। प्रॉफिट अर्न बाय टेस्ला, टेस्ला किसका है? इलॉन मस्क। प्रॉफिट अर्न बाय टेस्ला इन भोपू का बाड़ा। अच्छा किस किस को पता है भोपू का बाड़ा का है? तेरे को तो पता होना ही था, हाँ। और 3-4 और किसी को नहीं पता? सोफिया जानते हैं? अब जान गया लक्ष्य। हाँ सर जान, सोफिया से जस्ट पहले एक बोर्ड है भोपू का, उसी में पीछे गली है जहां पे एंसलम्स का ग्राउंड भी है, वाह। अब बताइए किसने कमाया, कहाँ कमाया? भोपू का बाड़ा क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट, यस। अरे समझा क्या? बोलो ना। अब ध्यान से, थोड़ा ट्रिकी, लेवल बढ़ा रहे। सैलरी रिसीव्ड बाय होनुलुलु रेसिडेंट्स
अरे रुक जाओ, इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन होनोलुलु। क्या बोला मैंने? सैलरी मिली, किसको मिली? होनोलुलु से। कहां मिली? वो कहां है? होनोलुलु में। चलो समझा। सबसे पहले क्या सोचना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले मुझे बताओ, इंडिया की एम्बेसी लोकेटेड इन होनोलुलु, इज इट पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी? यस। याद करिए ना, अभी पढ़ा था। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है? हमारी एम्बेसी लोकेटेड, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड होनोलुलु अब्रॉड। अरे समझा। तो भले होनोलुलु के रेसिडेंट ने कमाई, हमें मतलब, पर कहां कमाई? अरे कहां कमाई? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, विच इज इंडियन एम्बेसी। तो इज इट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इनकम? यस। सैलरी रिसीव्ड बाय, थोड़ा ध्यान से, हाँ, इंडियन रेसिडेंट्स, सुनना, वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी। आंसर मत देना। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी लोकेटेड इन चांदनी चौक। सवाल समझो ध्यान से, वापिस से पढ़ रहा हूं। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट, सबसे पहले किसको मिली? चलो, कहां काम कर रहे हैं? चाइनीज एम्बेसी कहां लोकेटेड है? चांदनी चौक। चांदनी चौक इंडिया का पार्ट क्या? यस। लेकिन चांदनी चौक में क्या है? चाइनीज एम्बेसी। क्या चाइनीज एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? अभी पढ़ा था सर, कौन सी ऐसी चीजें जो इंडिया में है लेकिन इंडिया का पार्ट नहीं है? सर, बाहर वालों की एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। तो अगर चाइनीज एम्बेसी भले ही इंडिया में है, लेकिन क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो क्या डोमेस्टिक इनकम में आएगी? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, प्रॉफिट ऑफ एएसआई इन दुबई। एएसआई ने कमाया, लेकिन कहां कमाया? कहां कमाया? दुबई। हबीबी, क्या ये हमारा पार्ट? अरे बताइए। हबीबी बोलते ही है क्या? चलिए, हाँ भाई, दुबई क्या इंडिया का पार्ट है क्या? एम्बेसी वेम्बेसी तो ना लिखा है। करेक्ट, तो दुबई के अंदर, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक। 2 मिनट पूरा रिवाइज करें फिर कर जाइए। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ। चले चले, गाइस गाइस, क्या स्टार्ट किया आज? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो बोले तो एग्रीगेट लेवल पर। आज की क्लास में ही आपको समझ आ गया होगा कि 12th की इकोनॉमिक्स पूरी कंसेप्ट बेस्ड है, रटने जैसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट पर है सारी चीजें, और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी बात, एक बात समझना, वेरी इंपॉर्टेंट बात एक सुन लिए सब लोग। भाई 11th की इकोनॉमिक्स में आपने एक दिन छुट्टी मार ली, काम चल जाता था, क्योंकि चैप्टर के अंदर टॉपिक्स इतने इंटर रिलेटेड नहीं थे। अभी जो आज आपने जो डे 1 पे पढ़ा है ना, वो आपके डेढ़ महीने बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें भी रिलेट करेगा। नेशनल इनकम बोले तो देश की इनकम। सर, इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सर, हमें प्रोडक्शन से मतलब है इंडिया। सर, इंडिया समझते ही पॉलिटिकल फ्रंटियर्स आते हैं, लेकिन हमारे अंदर इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। सर, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड इन कंट्रीज बाय इंडियन नेशंस। शिप्स एयरक्राफ्ट हो गया, फिशिंग वेसल्स, ऑयल केस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंटरनेशनल वाटर ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स हैविंग एक्सक्लूसिव राइट। इसके अलावा हमारे मिलिट्री के सारे कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक। सर, ऐसा क्या है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है लेकिन फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट? हमारी एम्बेसी नहीं, बाहर वालों की एम्बेसी, बाहर वालों के कॉन्सुलेट्स, बाहर वालों के मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड इन। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑफिसेस, ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिसेस, WHO वगैरह। सर, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ वो डोमेस्टिक
इनकम का पार्ट, जो भी प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हुआ वो इंडिया का पार्ट, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। अब अगली बात, लास्ट, कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट टाइम हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा अगस्त फर्स्ट वीक तक। 11th का तो सिलेबस चलता है नवंबर दिसंबर तक, यहां हमारा सिलेबस खत्म होगा कब? अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। इस बार भी मैंने 12th में 5 बार रिवाइज कराया था, पूरा 5 बार रिवाइज किया था, इंक्लूडिंग बोर्ड्स की छुट्टियों के बीच में रिवीजन होता। आपका भी हम 5 बार रिवीजन करेंगे, टेस्ट साथ में चलेंगे, इसके बाद मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। 2 बुक मिलेगी, जैसे 11th में हमारी 2 बुक्स थी, सिमिलरली 12th में भी आपको ऐसे 2 बुक मिलेगी। पूरी बुक ऐसी है जिसके अंदर फोटोज वगैरह भी हैं, और हर टॉपिक के बाद यू विल फाइंड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, एमसीक्यू भी है, असर्शन रीजनिंग भी है, एंड इवन पिक्चर बेस्ड भी है। अच्छा, जनरली बुक्स कैसी होती हैं? 2 तरह की होती है, एक मैक्रो अलग और एक, लेकिन मेरी बुक कैसी होगी जिसके अंदर मैक्रो के चैप्टर्स भी होंगे मॉड्यूल 1 में, और इंडियन इकोनॉमी के भी चैप्टर्स होंगे, एंड मॉड्यूल 2 में रिमेनिंग मैक्रो के चैप्टर्स एंड रिमेनिंग इंडियन। वो उस तरह से बनाई है जिससे आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली भी कवर हो जाए। भाई 11th में मैं हमेशा बोलता था आपके स्कूल में जो हो रहा है वो फॉलो करें, 12th में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि 12th में पेपर कौन बनाएगा? सीबीएसई, एंड मेरी बुक पूरी किस पर बेस्ड है? सीबीएसई पे। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? समझ आया सबको? कल भी ये शीट लेके आए, कल सेम टाइम वापस मिलेंगे 5 बजे। आज जहां से एंड किया वहीं से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाय।